हेलो दोस्तों, द बयान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेल, जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि सेल होता क्या है। व्हाट इज सेल? ठीक है, तो सेल की अगर बात करें तो हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल होता है। अगर एक एग्जांपल की बात हम कर ले, जैसे कोई एक घर है, घर किस चीज से बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। तो क्या हुआ कि उस घर का फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो एक ईंट है, और एक एक ईंट को जोड़ करके घर का निर्माण किया गया है। उसी तरह हमारे बॉडी में क्या है, एक एक सेल को जोड़ करके और एक सिस्टमेटिक वे में जोड़ करके बनाया गया है हमारा पूरा बॉडी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल अगर देखें तो अगर बहुत सारे ईंट को एक सीक्वेंस वे में हम रखते हैं, अगर बहुत सारे ईंट को हम एक सीक्वेंस वे में रखते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा दीवार। अगर दीवार को, ठीक है, एक सीक्वेंस वे में हम एडजस्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये कमरा बन जाएगा। और बहुत सारे कमरों को मिलाकर के बनता है घर। उसी तरह अगर हम बहुत सारे कोशिका को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे तो बनेगा क्या? उत्तक। और बहुत सारे उत्तक को अरेंज करेंगे तो बनेगा क्या? अंग। और कई सारे अंगों को मिलाकर के बनता है हमारा बॉडी, यानी शरीर। ठीक है, तो आई होप कि आप सेल के बारे में ये जो बेसिक बातें हैं वो समझ पाए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं सेल का आविष्कार कैसे हुआ था, इसे सबसे पहले किसने देखा था। तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और ये एक मृत कोशिका का खोज किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक को ही बैक्टीरियाई खोज का श्रेय दिया जाता है। मतलब बैक्टीरियाई खोज भी किया था ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो हम लोग यहां दो चीज देखें, सेल का, मृत सेल का खोज किसने किया, उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया, और बैक्टीरिया खोज का श्रेय भी ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा सेल कौन होता है, बड़ा सेल कौन होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर हम सबसे छोटा सेल की बात करें और सबसे बड़ा सेल, तो सबसे बड़ा सेल होता है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अगर सबसे छोटा की बात करें तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल होता है सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता है ओवम। ओवम, जिसको बोला जाता है अंडाणु। आप अंडाणु से ही याद रखें। ठीक है, और जब जो सबसे छोटा होता है उसको बोला जाता है शुक्राणु। ये मेल में पाया जाता है और ये अंडाणु फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव में, वो क्या है? वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन कहां होता है? हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है। और न्यूरॉन में एक बात और बता दें, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है इसे जानेंगे। नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन होता क्या है इसको हम लोग जानते हैं। जैसे हमारा एक सेल है, ठीक है, क्या होता है वो
आधा आधा टूट करके 2 सेल बना देता है। किस सिचुएशन में? जैसे अगर हमारे हाथ में चोट लग गया हो, ठीक है, और वो जख्म हो जाता है या कोई घाव हो गया हो, तो क्या होता है कि वहां जो आजू बाजू के सेल है ना, वो अपने आप को डिवाइड करके और उस वहां पे क्षतिपूर्ति कर दिया जाता है सेल का, ठीक है। उसके बाद हमारा वो जख्म खत्म हो जाता है। उसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को तोड़ करके 2 बनाता है, फिर 2 से 4, ऐसे वो अपने आप को ज्यादा डेवलप कर पाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, जैसे अगर सपोज कोरोना वायरस था, और कोरोना वायरस क्या करता था, 1-2 वायरस हमारे शरीर के अंदर गया, ठीक है, तो वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करने लगता था। तो क्या करता था, वो सेल डिवीजन के थ्रू करता था। और हमने यहां पढ़ा कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। मतलब अगर हमारे सर में चोट लग जाए तो क्या होगा, यहां पे सेल डिवीजन हो नहीं रहा, तो क्या होगा, ये जख्म ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का यूज करना चाहिए, ठीक है। और सर पे जो है, सर पे अगर ज्यादा चोट लग जाए, ठीक है, तो वो ठीक नहीं हो पाता है ना, तो ठीक नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, राइट। इसीलिए हेलमेट पहन के ऑलवेज हमको गाड़ी चलाना चाहिए। उसके बाद अगर हम कोशिका विभाजन मेरा हो गया, आगे हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है यूकैरियोटिक, वोटिक, ओके, एक होता है प्रोकैरियोटिक। अब देखेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यूकैरियोटिक होता है, इसके पास केंद्रक होता है, मतलब इसके पास न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। दूसरी बात कि ये जो है यूकैरियोटिक, ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। बहुत सेल से बनता है। और ये होता है यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना होता है। 2 बातें हम लोगों ने देखी, एक तो यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक में क्या होता है, मल्टी सेलुलर, मतलब अगर हम बात करें कि हम लोग यानी मानव जाति जो है वो क्या किस चीज का उदाहरण है, तो यूकैरियोटिक का है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक है, इसमें 2 नाम आते हैं, एक है बैक्टीरिया, एक है बैक्टीरिया, एक है आर्किया। ये आते हैं दोनों प्रोकैरियोटिक में, और इसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा कि ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, साथ ही ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कोशिकांग के बारे में, कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है, राइट। कोशिका के अंग, जैसे अभी तक हम लोगों ने जाना था कि फंडामेंटल यूनिट हमारे बॉडी का सबसे छोटा अंग होता है, सॉरी पार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर भी एक अलग दुनिया है, ठीक है, और उसके और भी अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया जिसको बोला जाता है सूत्रकणिका, ठीक है। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। एक सेल हम यहां बना देते हैं और सबको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आप दोनों चीजों को समझ पाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी बात करें तो एम लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे हम लोग सांस के थ्रू क्या ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या है कि उस ऑक्सीजन को ले जाकर हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। बात समझ में आ गया क्या? अगर हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तो उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया तक। कौन सा, हेमोग्लोबिन पहुंचाता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाएगा तो एक क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल।
और ये क्रेब्स वैज्ञानिक का नाम था, इस साइकिल को खोज किया था क्रेब्स ने, इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया। और ये बनाता क्या है, 38 एटीपी, और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ये ग्लूकोज हमको देता है एनर्जी, मतलब ऊर्जा, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रसधानी, जिसको बुलाता है वैक्यूल्स। ठीक है, यहां हम भी दे देते हैं। वैक्यूल्स का क्या काम है ये देखते हैं। हमारे शरीर में 65% क्या है, वाटर है, जल है। ठीक है, अब 65% जल है कहां, तो वो हमारे सेल के अंदर होता है, और सेल में कहां, ये वैक्यूल्स के अंदर होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, जल। 65% जल हमारे शरीर के अंदर होता है, और वो होता है सेल के वैक्यूल्स यानी रसधानी में होता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब क्या करता है, वाटर। ठीक है, अगर जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, मतलब सॉरी वैक्यूल्स के अंदर पानी की कमी होता है तो हमें प्यास लगती है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोल सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है वो देखते हैं। जैसे वैक्यूल्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, ये हो गया, ये हो गया। एक जो पार्ट होता है वो खुरदरा होता है, और ये जो डॉट पार्ट है इसको बुलाता है राइबोसोम। ठीक है, और इसमें जो बनता है वो बनता है प्रोटीन, यानी खुरदरे पार्ट में बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन बनाता कौन है, ये जो खुरदरा है जिसको बोलते हैं राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो चिकना सरफेस है, ठीक है, ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है वसा, इसको बोलते हैं फैट। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक खुरदरा पार्ट होता है, एक चिकना सरफेस होता है। चिकने सरफेस में जो बनता है वो है फैट, और जो खुरदरा में बनता है वो प्रोटीन। बनाता कौन है, तो राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और है वो हम देखते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, गोल्जी बॉडी जो है हमारे शरीर के अंदर ये परिवहन का काम करता है। किस चीज, एनर्जी का, ये करता है परिवहन, किसका, ऊर्जा का। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, अब वो दौड़ रहा है तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी कहां चाहिए, पैर में चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या, वो वीकनेस फील करेगा, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर पैर में हमको एनर्जी की आवश्यकता है तो और जो अंग है हमारे वहां से एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है पैर को, कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तो परिवहन का काम हमारा गोल्जी बॉडी करता है। किस चीज का परिवहन करता है, तो ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम, टारकाय। सेंट्रोसोम, इसको बोला जाता है तारकाय। तारकाय हिंदी में बोलते हैं। अब सेंट्रोसोम का क्या काम है, हम अभी चर्चा किए हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और सेल डिवीजन करने का काम जो है वो सेंट्रोसोम करता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कोई जख्म हो जाए या कोई सेल डेड कर जाता है तो क्या हुआ, वहां पे जगह खाली हो गया, तो उसको फुलफिल कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा, सेल डिवीजन के थ्रू। यानी कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन के अंतर्गत हमारा वो फुलफिल हो जाएगा, क्या, सेल जो डैमेज हुआ है सो।
ठीक है। अब अगर सेल की बात या डैमेज की बात हो रही है तो एक हम देख लें कि सबसे जो ज्यादा होता है सेल डिवीजन वो हमारे कहां होता है, लीवर में। लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। कोशिका विभाजन। अब जहां कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होगा वहां पे अगर कोई जख्म हो जाता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर जहां पे कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है वहां का जख्म बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा, जो है हमारा न्यूरॉन्स, है ना। हमारे ब्रेन में अगर चोट लगता है तो वहां कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा, वो जख्म ठीक नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, सर में अगर गहरा चोट लग जाए तो, ठीक है। तो लीवर जो हमारा है सबसे ज्यादा सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन करके क्या है, कोई भी जख्म को जल्दी भर देगा, राइट। तो सबसे ज्यादा लीवर और सबसे कम जो है ये करता है ब्रेन, सेल डिवीजन। अब एक बात और हम बता दें कि अगर सेल डिवीजन ज्यादा होने लगता है तो उससे एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैंसर, ठीक है। अब कैंसर जो है होता कैसे है, सपोज अगर हमारे हाथ में, पैर में, ठीक है, क्या हुआ, सेल डैमेज हो गया। अगर हम 100 सेल डैमेज हुआ है वहां पे 200 बन जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जहां पे 100 सेल डैमेज हुआ है और वहां पे अगर 2 लाख सेल बन जाए तो वो एक गुच्छा का रूप ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है ये सेल डिवीजन नहीं होता है, राइट। अगर ब्रेन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है तो कैंसर कैसे हो जाता है, होता है ना, ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, वो भी एक कैंसर का ही रूप है ना। तो कैंसर कैसे होता है, तो बता दें कि 90% जो है हमारा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन में होता है 90%, ठीक है। बाद बाकी 10% में क्या है, वहां सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो 10% में सेल डिवीजन होता है जिसके कारण हमारा ट्यूमर हो जाता है, हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है, राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट, सेंट्रोसोम के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, यानी केंद्रक के बारे में। और केंद्रक का क्या काम है, केंद्रक जितने भी कोशिकांग हैं वो सही ढंग से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, इसको कौन रेगुलेट करेगा, केंद्रक। यानी केंद्रक ये देखता है कि सारा ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो ये नियंत्रित करने का काम करता है, किसको, कोशिकांग को। अब केंद्रक की खोज किसने की थी, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यह था रॉबर्ट ब्राउन, राइट। उसके बाद एक लास्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्यों कहा जाता है, लाइसोसोम के पास एक होता है जल अपघटक एंजाइम, अब कोई भी ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है या कोई डेड कर जाता है, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया डेड कर गया, ठीक है, तो वो सरेगा वहां पे। अगर सरेगा तो क्या करेगा, हम लोग को हानि पहुंचाएगा। इसके लिए क्या करता है लाइसोसोम, ये जो जल अपघटक एंजाइम है इस पर छिड़क देता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस पे छिड़क देगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि सेल अगर पूरा डैमेज हो जाए तो ये अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। जब ये डिस्ट्रॉय करेगा तो जल अपघटक एंजाइम जो है ये पूरे सेल में जितने भी कोशिकांग है उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। अब पूरा जब डैमेज हो जाएगा तो ये यहां तो इसका कहानी ही खत्म, राइट। अब जब डैमेज होता है तब देखते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा चोट लग गया है तो वहां पे क्या करते हैं, हम लोग गर्म पानी से उसको सेकते हैं, है ना। अब गर्म पानी से सेकते हैं तो आसपास वाले सेल को यह पता चलता है कि अच्छा जरूर कुछ घटना हुआ है, तो वो क्या करता है कि हम जो सेल डैमेज है वो आजू बाजू वाले जितने सेल है अपने अपने लाइसोसोम को लेकर के वहां पे छिड़क देता है, जिससे हमारा जख्म जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक ये जो कोशिकांग है उसके बारे में, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे
सॉरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा, जो इसके बाद जो भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं और जो भी टॉपिक हैं इस सेल से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।